आपने कभी सोचा है कि हम दिन भर इतने बिजी रहते हैं, पर एंड ऑफ द डे लगता है कि कुछ खास प्रोडक्टिव हुआ ही नहीं। हम गोल सेट करते हैं, सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं एक इनर हंगर, एक अजीब सा स्ट्रगल चलता रहता है। पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, प्रोफेशनल सक्सेस, इन सब में बैलेंस कैसे बनाएं? स्टीफन आर कवी की लेजेंडरी किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल इन्हीं डीप सवालों का जवाब देती है। लेकिन ये कोई क्विक फिक्स सोल्यूशन नहीं है, ये एक इनसाइड आउट अप्रोच है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर आप हैप्पी मैरिज चाहते हैं तो आपको वो पर्सन बनना पड़ेगा जो पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करता है। अगर आप अपने जॉब में ज्यादा फ्रीडम चाहते हैं तो आपको एक ज्यादा रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉय बनना पड़ेगा। मतलब चेंज बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है, सेल्फ से, आपके कैरेक्टर से। कवि कहते हैं कि पिछले 50 सालों में सक्सेस की डेफिनेशन बदल गई है। पहले कैरेक्टर एथिक पर फोकस था, इंटेग्रिटी, ह्यूमिलिटी, पेशेंस, करेज जैसी चीजों पर। यह फाउंडेशन था। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 के बाद फोकस शिफ्ट हो गया पर्सनालिटी एथिक पर, पब्लिक इमेज, स्किल्स, टेक्निक्स पर। मतलब सोशल बैंडेज और एस्पिरिन जो अचानक आई प्रॉब्लम्स को टेम्परेरी सॉल्व तो कर देते हैं, लेकिन अंदर की क्रोनिक प्रॉब्लम वैसी ही रहती है। और इसी इनसाइड आउट फिलॉसफी को समझने के लिए हमें अपने पैराडाइम्स को समझना होगा। पैराडाइम ये एक ग्रीक वर्ड है। सिंपल भाषा में इसका मतलब है आपका नजरिया, आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये वो चश्मा है जिससे आप दुनिया को देखते हो, या फिर इसे एक मैप की तरह समझो। इमेजिन कीजिए कि आपको शिकागो में एक स्पेसिफिक जगह पहुंचना है। आपके पास एक मैप है, लेकिन गलती से वो मैप डेट्रॉइट का है, लेबल उस पर शिकागो का लगा है। अब आप कितनी भी मेहनत कर लो, कितनी भी स्पीड बढ़ा लो, आप सही जगह पहुंचोगे नहीं, आप गलत जगह और तेजी से पहुंचोगे। यही होता है गलत पैराडाइम के साथ। आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड, सब कुछ आपके मैप पर, आपके पैराडाइम पर डिपेंड करता है। चलिए एक छोटा सा एक्सपीरियंस करते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप एक इमेज देख रहे हैं। इस इमेज में एक लड़की है, 25 साल की, काफी फैशनेबल। सिंगल हो तो शायद डेट पर ले जाना चाहोगे। लेकिन अगर मैं कहूं कि आप गलत हो, अगर मैं कहूं कि यह तस्वीर एक 60-70 साल की दुखी औरत की है जिसकी नाक काफी बड़ी है, कौन सही है? ये एक फेमस इल्यूजन है। इसमें एक यंग लड़की और एक ओल्ड औरत दोनों की तस्वीर छिपी है। आपको जो पहले दिखाया जाता है या जिसे देखने के लिए आप कंडीशन हो, आपको वही दिखता है। इससे एक चीज साफ है, दो लोग एक ही चीज को देखकर अलग अलग इंटरप्रेट कर सकते हैं और दोनों अपनी जगह सही हो सकते हैं। हम दुनिया को वैसा नहीं देखते जैसी वो है, हम दुनिया को वैसा देखते हैं जैसे हम हैं, या जैसे हमें देखने के लिए कंडीशन किया गया है। अपनी लाइफ में रियल क्वांटम चेंज लाने के लिए हमें अपने एटीट्यूड्स और बिहेवियर्स पर काम करने से पहले अपने बेसिक पैराडाइम्स पर काम करना होगा, अपने मैप को ठीक करना होगा। और यही जर्नी है द 7 हैबिट्स की। ये जर्नी शुरू होती है प्राइवेट विक्ट्री से और फिर जाती है पब्लिक विक्ट्री तक। प्राइवेट विक्ट्री मतलब सेल्फ मास्टरी, पब्लिक विक्ट्री मतलब दूसरों के साथ इफेक्टिवली काम करना। प्राइवेट विक्ट्री में पहले 3 हैबिट्स आते हैं। हैबिट 1, बी प्रोएक्टिव। ये सबसे फंडामेंटल हैबिट है। इसका मतलब सिर्फ इनिशिएटिव लेना नहीं है, इसका मतलब ये समझना कि एज ह्यूमन बीइंग्स हम अपनी लाइफ के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। हमारा बिहेवियर हमारे डिसीजंस का फंक्शन है, हमारी कंडीशंस का नहीं। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए विक्टर फ्रैंकल की कहानी से बेहतर कुछ नहीं है। फ्रैंकल एक साइकेट्रिस्ट थे जो नाजी डेथ कैंप्स में कैद थे। उन्होंने ऐसी चीजें फेस की जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। उनकी पूरी फैमिली, उनकी वाइफ, पेरेंट्स सब मारे गए। उन्हें हर पल टॉर्चर किया जाता था। एक दिन जब वो एक छोटे से कमरे में अकेले थे, उन्हें द लास्ट ऑफ द ह्यूमन फ्रीडम्स का एहसास हुआ। उनके नाजी कैप्टर्स उनका एनवायरनमेंट कंट्रोल कर सकते थे, उनकी बॉडी के साथ कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उनके अंदर क्या चल रहा है, वो इससे कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, इसकी फ्रीडम उनसे कोई नहीं छीन सकता था। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में उनके पास चूज करने की पावर थी। यही प्रोएक्टिविटी है। हाईली प्रोएक्टिव लोग इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं। वो सर्कमस्टांसेस, कंडीशंस या अपनी कंडीशनिंग को ब्लेम नहीं करते। उनका बिहेवियर उनकी खुद की कॉन्शियस चॉइस का प्रोडक्ट होता है, जो वैल्यूज पर बेस्ड होता है, ना कि फीलिंग्स पर। रिएक्टिव लोग अपने फिजिकल एनवायरनमेंट से अफेक्ट होते हैं। मौसम अच्छा है तो फील गुड, मौसम खराब है तो उनका एटीट्यूड और परफॉर्मेंस भी खराब। रिएक्टिव लोग सोशल वेदर से भी अफेक्ट होते हैं। लोग अच्छा ट्रीट करते हैं तो वो अच्छा फील करते हैं, नहीं करते तो डिफेंसिव हो जाते हैं। लेकिन प्रोएक्टिव लोग अपना मौसम अपने साथ लेकर चलते हैं। बारिश हो या धूप, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। वो वैल्यू ड्रिवन होते हैं। अपने आप को आजमाने का एक सिंपल तरीका है अपनी लैंग्वेज को सुनना। रिएक्टिव लैंग्वेज ऐसी होती है, ही मेक्स मी सो मैड, आई हैव टू डू इट, इफ ओनली। ये लैंग्वेज में रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर हो जाती है। प्रोएक्टिव लैंग्वेज ऐसी होती है, आई कंट्रोल माई ओन फीलिंग्स, आई चूज टू डू इट, आई विल। ये चॉइस की लैंग्वेज है।
प्रोएक्टिव लोग अपना टाइम और एनर्जी सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में फोकस करते हैं, वो चीजें जिन पर वो कुछ कर सकते हैं। उनकी एनर्जी पॉजिटिव होती है, जो उनके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ाती है। रिएक्टिव लोग अपना फोकस सर्कल ऑफ कंसर्न पर रखते हैं, दूसरों की कमजोरी, एनवायरनमेंट के प्रॉब्लम्स, ऐसी चीजें जिन पर उनका कोई कंट्रोल नहीं। इससे उनका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस छोटा होता जाता है। हमेशा याद रखें, हम अपने एक्शंस चूज करने के लिए फ्री हैं, लेकिन उन एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस चूज करने के लिए नहीं। कॉन्सिक्वेंसेस नेचुरल लॉ से गवर्न होते हैं। जब हम स्टिक का एक एंड उठाते हैं तो दूसरा एंड भी साथ उठता है। प्राइवेट विक्ट्री में अगला स्टेप है हैबिट 2। हैबिट 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। आप इसे इस तरह समझिए, इमेजिन कीजिए कि आप अपने किसी लव्ड वन के फ्यूनरल में जा रहे हैं। आप कार पार्क करके बिल्डिंग के अंदर जाते हैं, वहां फूल हैं, आहिस्ता से म्यूजिक बज रहा है, आप लोगों के चेहरे देखते हैं, उनका दुख महसूस करते हैं। फिर आप आगे जाते हैं, कैस्केट के अंदर देखते हैं और अचानक आपको अपना चेहरा दिखता है। ये आपका फ्यूनरल है, आज से 3 साल बाद। ये सब लोग आपको ऑनर करने आए हैं। प्रोग्राम में 4 स्पीकर्स हैं, एक आपकी फैमिली से, एक आपका दोस्त, एक आपके काम से और एक आपकी कम्युनिटी से। अब गहराई से सोचिए, आप क्या चाहेंगे कि ये लोग आपके बारे में क्या कहें? आप कैसे हस्बैंड, वाइफ, फादर या मदर थे? कैसे दोस्त? आपका कैरेक्टर कैसा था? आपने क्या कंट्रीब्यूशन किया? अगर आपने इस विजुअलाइजेशन को सीरियसली किया है तो आपने अपनी कुछ डीप फंडामेंटल वैल्यूज को टच किया है। बिगिन विद द एंड इन माइंड का मतलब है अपनी डेस्टिनेशन को क्लियर कट समझकर शुरू करना, ताकि आप जो भी कदम उठाएं वो हमेशा सही डायरेक्शन में हो। कितना आसान है लाइफ की बिजीनेस में खो जाना, सक्सेस की सीढ़ी चढ़ने के लिए मेहनत करना और बाद में रियलाइज करना कि सीढ़ी तो गलत दीवार पर लगी थी। बिगिन विद द एंड इन माइंड इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि ऑल थिंग्स आर क्रिएटेड ट्वाइस, एक मेंटल यानी कि फर्स्ट क्रिएशन और एक फिजिकल यानी कि सेकंड क्रिएशन। जैसे एक घर बनाने से पहले आप उसका पूरा ब्लूप्रिंट अपने दिमाग में बनाते हैं, हर डिटेल सोचते हैं, ये फर्स्ट क्रिएशन है। अगर ये अच्छी ना हो तो फिजिकल क्रिएशन में बहुत कॉस्टली चेंजेस करने पड़ सकते हैं। हम सबकी लाइफ में एक फर्स्ट क्रिएशन होती है, चाहे हम उसे कॉन्शियसली डिजाइन करें या ना करें। अगर हम अपनी सेल्फ अवेयरनेस यूज करके इसे डिजाइन नहीं करते तो दूसरे लोग, सर्कमस्टेंसेस या पुरानी आदतें हमारी लाइफ को बाय डिफॉल्ट शेप करती है। हैबिट 1 कहता है कि यू आर द क्रिएटर, हैबिट 2 कहता है हाइड द प्रोग्राम। इसको करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट डेवलप करना। यह आपकी फिलॉसफी या आपका पर्सनल कॉन्स्टिट्यूशन है। ये इस पर फोकस करता है कि आप क्या बनना चाहते हैं, कैरेक्टर, और क्या करना चाहते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशंस, और वो वैल्यूज क्या हैं जिन पर यह सब बेस्ड है। एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट आपको एक चेंजलेस कोर देता है। जब आपके पास ये होता है तो आपको हर चीज को स्टीरियोटाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप चेंजेस के साथ फ्लो कर सकते हैं। आपका सेंटर, आपके प्रिंसिपल्स, आपकी सिक्योरिटी, गाइडेंस, विजडम और पावर का सोर्स बन जाता है। और यहां से हम आते हैं हैबिट 3 पर, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। ये हैबिट 1 और 2 का प्रैक्टिकल फुलफिलमेंट है। सेकंड क्रिएशन, फिजिकल क्रिएशन, ये डिसिप्लिन है, चीजों को एग्जीक्यूट करना है। ये इफेक्टिव सेल्फ मैनेजमेंट है। लीडरशिप डिसाइड करती है कि फर्स्ट थिंग्स क्या है, मैनेजमेंट उन्हें डे बाय डे, मोमेंट बाय मोमेंट फर्स्ट रखता है। इसको समझने के लिए हम टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स को देखते हैं। हर एक्टिविटी 2 फैक्टर्स पर डिफाइन होती है, अर्जेंट और इंपॉर्टेंट। अर्जेंट मतलब इमीडिएट अटेंशन चाहिए, फोन की घंटी बजना अर्जेंट है। इंपॉर्टेंट का मतलब रिजल्ट से है। कोई चीज इंपॉर्टेंट है अगर वो आपके मिशन, आपके वैल्यूज, आपके हाई प्रायोरिटी गोल्स में कंट्रीब्यूट करती है। मैट्रिक्स में 4 क्वाड्रेंट्स हैं। क्वाड्रेंट 1, अर्जेंट और इंपॉर्टेंट, ये क्राइसिस और प्रॉब्लम्स हैं। बहुत से लोग इसी में फंसे रहते हैं, क्राइसिस मैनेजर्स। क्वाड्रेंट 3, अर्जेंट है लेकिन नॉट इंपॉर्टेंट। कई लोग इसमें बहुत टाइम स्पेंड करते हैं ये सोचते हुए कि वो क्वाड्रेंट 1 में है, लेकिन इन चीजों की अर्जेंसी अक्सर दूसरों की प्रायोरिटीज और एक्सपेक्टेशंस पर बेस्ड होती है। क्वाड्रेंट 4, नॉट अर्जेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट, ये टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज है। और फिर है क्वाड्रेंट 2, नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट, यह है इफेक्टिव पर्सनल मैनेजमेंट का हार्ट। रिलेशनशिप बिल्डिंग, पर्सनल मिशन स्टेटमेंट लिखना, लॉन्ग रेंज प्लानिंग, एक्सरसाइज, प्रिपरेशन, वो सब चीजें जो हम जानते हैं कि हमें करनी चाहिए पर करते नहीं क्योंकि वो अर्जेंट नहीं होती। इफेक्टिव लोग क्वाड्रेंट 3 और 4 से दूर रहते हैं और क्वाड्रेंट 2 में ज्यादा टाइम स्पेंड करके क्वाड्रेंट 1 को श्रिंक करते हैं। शुरू में क्वाड्रेंट 2 के लिए टाइम निकालने का एक ही तरीका है, क्वाड्रेंट 3 और 4 से टाइम चुराना। आपको दूसरी चीजों को नो कहना सीखना होगा और नो कहने के लिए आपके अंदर एक बिगर यस बर्न करना चाहिए, एक पर्पस, एक मिशन। क्वाड्रेंट 2 में आने के लिए वीकली ऑर्गेनाइजिंग सबसे इफेक्टिव है। डेली प्लानिंग के बजाय पूरे हफ्ते को ऑर्गेनाइज करें, इससे आपको बैलेंस और कॉन्टेक्स्ट मिलता है। हर हफ्ते अपने रोल्स आइडेंटिफाई करें, जैसे इंडिविजुअल, हस्बैंड वाइफ, मैनेजर, फ्रेंड एटसेट्रा। फिर हर रोल में इस हफ्ते के लिए 1 या 2 इंपॉर्टेंट गोल्स सेट करें। फिर उन गोल्स को अपने शेड्यूल में डालें, उनके लिए टाइम ब्लॉक करें। इससे आप अपनी प्रायोरिटीज को शेड्यूल करते हैं, ना कि अपने शेड्यूल को प्रायोरिटाइज।
ये 3 हैबिट्स आपकी प्राइवेट विक्ट्री है, सेल्फ मास्टरी, ट्रू इंडिपेंडेंस। और जब आप इस फाउंडेशन को बना लेते हैं तब आप पब्लिक विक्ट्री के लिए तैयार होते हैं, इंटरडिपेंडेंस के लिए। पब्लिक विक्ट्री शुरू होती है हैबिट 4 से, थिंक विन विन। ये ह्यूमन इंटरैक्शन की टोटल फिलॉसफी है। ये कहती है कि अग्रीमेंट्स या सॉल्यूशंस म्यूचुअली बेनिफिशियल, म्यूचुअली सेटिस्फाइंग होने चाहिए। लाइफ एक कोऑपरेटिव अरीना है, कॉम्पिटिटिव नहीं। इस पैराडाइम का बेस है कि सबके लिए बहुत कुछ है। एक पर्सन की सक्सेस दूसरे की सक्सेस को एक्सक्लूड नहीं करती। ये योर वे और माई वे नहीं है, ये एक बेटर वे है, एक हायर वे है। इसके 5 ऑल्टरनेटिव हैं। विन लूज यानी कि मैं जीता तुम हारे, ये अथॉरिटेरियन अप्रोच है। स्कूल, स्पोर्ट्स, लॉ हमें अक्सर विन लूज मेंटेलिटी के लिए स्क्रिप्ट करते हैं। फिर है लूज विन यानी कि मैं हारा तुम जीते। ये लोग दूसरों को प्लीज करना चाहते हैं, इनमें अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की करेज नहीं होती। फिर है लूज लूज, जब 2 विन लूज लोग एक साथ आते हैं, दोनों हारते हैं, रिवेंज की फिलॉसफी। फिर है विन, जिसमें लोग सिर्फ अपने जीतने की सोचते हैं, दूसरे का क्या होता है उससे उन्हें मतलब नहीं। इंटरडिपेंडेंट रियलिटी में विन विन ही अकेले वायबल ऑल्टरनेटिव है। लॉन्ग रन में अगर हम दोनों के लिए विन नहीं